टॉपर सीक्रेट्स क्या हैं? टॉपर सीक्रेट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक तो ये अपना माइंडसेट, लिखते जाइएगा आप, ये अपना माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइंड तो हमारे पास होता है। अब एक एक स्टेप बताता जा रहा हूं और आ जाऊंगा कि मैं आज ये क्लास क्यों ले रहा हूं। ये क्लास आपको एक कैसे एक नया डायमेंशन दे सकती है। कितने लोग हैं जो टॉपर सीक्रेट को जानना चाहते हैं? पहला होता है माइंडसेट। माइंडसेट को कई बार जो है लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, हमारे पास ईश्वर हमें देता है माइंड, हमें ब्रेन देता है, एक सबके पास है। वो 250 ग्राम का भेजा जो है वो सबके पास है, लेकिन भेजे को लगाना कैसे, भेजे से काम क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। माइंडसेट, माइंड एक फिजिकल ऑर्गन है, एक जो है भौतिक रूप से हमारे पास मौजूद है। हमारा मस्तिष्क को हम लोग ब्रेन भी कहते हैं, एनएलपी में हम इसको जनरली कई बार साइकोलॉजिकली इसको माइंड भी कहते हैं। तो वो हमारे पास एक भौतिक रूप से मौजूद है और आश्चर्यजनक रूप से सभी का बराबर है। ठीक है, सभी का, किसी का ज्यादा छोटा बड़ा हिस्सा किताब नहीं है, बहुत कोई बीमारी उमारी नहीं है, तो लगभग औसतन सभी के पास वो बराबर है। लेकिन सवाल है कि माइंड जो होता है वो एक मशीन है और माइंड सेट उसकी वर्किंग है, उसकी कैपेसिटी है, याद रखिएगा। तो माइंड सेट का मतलब होता है, माइंड सेट का मतलब हम इंग्लिश में ये वर्ड यूज करूंगा, बहुत कॉमन है, कि आप अपने आयाम कैसे तय करते हैं। माइंड सेट, ठीक है, जैसे ये आप हैं, थोड़ी सी मेरी एक बात समझिएगा, ये आप हैं, आपके जीवन में, बड़े ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा, आपके जीवन में लगातार कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ चुनौतियां आ रही हैं। अब ये माइंडसेट हमारा तय करेगा कि मेरे सामने कुछ सिचुएशंस हैं। ठीक है, मैं इसको सिचुएशन नाम दे देता हूं, कोई परिस्थितियां आ गई हैं। बहुत ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा। सिचुएशन है, मेरे पास, जैसे किसी ने कहा पैसे नहीं है। एक समय मैं पढ़ता था, मेरे पास भी नहीं होते थे। ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकाल लिया करता था, पैसे नहीं है। किसी ने कहा मुझे नौकरी करनी पड़ी। आज मेरे पास सुबह कुछ क्वेश्चन आए कि सर जॉब और कॉलेज के साथ कैसे तैयारी करें, या मुझे कॉलेज जाना है, या कल आपने देखा कि ओजांग आईएएस एकेडमी अब देश की एक बहुत ही विख्यात एनजीओ जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके वहां डिजिटल क्लासरूम हम लोगों ने कल एस्टैब्लिश किया। कल हम लोग गए और वहां पर डिजिटल क्लासरूम हमने एस्टैब्लिश किया। छोटे छोटे बच्चों से मिले, बच्चियों से मिले जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और उनको अब हम लोगों ने डिजिटल एजुकेशन देने का जो है वो शुरुआत कर दी है। उसके बारे में जो है वो लगातार आप देख रहे हैं, इंस्टा पे पोस्ट और हर जगह जा रही है। तो आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। वहां पर मैंने उनसे बहुत बात की और देखा कि मतलब वो 4:30 बजे उठ के भागने लगे। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उनका सर पानी भरना, नहीं थोड़ी देर पानी आता नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, मम्मी बहुत मारेगी। तो वो उठ के भागने लगे। अब देखिए कितनी मजबूरियां उनके सामने हैं, उन्हें पानी भरना है, फिर शाम को खाना भी बनाना है, घर के काम में मदद भी। थोड़े बहुत टाइम पे वो स्किल सीखने उस एनजीओ में आते हैं, जहां वो जो है वो डिफरेंट अभी तक वहां पर सिलाई कढ़ाई और ये जो हैंडमेड चीजों का सिखाया जाता था। हमने वहां प्रयास किया कि वहां पर हम उनको डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर शिक्षा भी वहां पर देंगे, तो इक्विपमेंट्स हमने डोनेट किए। अब जैसे ये एक सिचुएशन है, मैं यहां पर बात करता हूं, माइंड और माइंडसेट का अंतर आप समझिएगा। तो ये सिचुएशन आ गई, मेरे पास पैसे नहीं है, जॉब मेरे पास, मुझे जॉब करने जाना पड़ता है, टाइम नहीं है मेरे पास, कॉलेज जाना पड़ता है, हाउस वाइफ है, ये सारी चीजें आपके सामने, हम में से सबके सामने ये परिस्थितियां होती हैं। इस सिचुएशन को माइंडसेट क्या करता है? माइंडसेट तय करेगा कि दीज आर माई चैलेंजेस, ये मेरी चुनौतियां हैं, और दीज आर प्रॉब्लम्स, या ये समस्याएं हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब घर से हूं, मुझे काम करने जाना पड़ता है, गृहिणी हूं, कोई भी चीज है, ठीक है, सभी लोग मेरा ताना दे रहे हैं, मेरे खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, सारी चीजें बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। तो सवाल है कि ये जो सिचुएशन, राइट, ये जो सिचुएशन मेरे सामने आई है, ये मेरे जीवन की चुनौतियां हैं या ये मेरे जीवन की समस्याएं हैं? माइंडसेट सिर्फ इसी के बारे में बात करता है। इफ दिस इज अ प्रॉब्लम, ये समस्या है, तो हाय भैया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गांव देहात का हूं, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, दुनिया भर की बातें। आप उसको हाय दैया करते हुए, अरे बहुत बड़ी बात, उसको राक्षस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। दिमाग उसको प्रॉब्लम लेगा, और जैसे ही प्रॉब्लम पैदा होती है एक फैक्टर आता है, इसको हम लोग भय या फियर कहते हैं। फियर, अब वो राक्षस की तरह बड़ा होता जाएगा, भूत की तरह जो है वो होता चला जाएगा, फियर फैक्टर आ जाएगा। अगर तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव है, तुम्हारा माइंडसेट डिटरमिनिस्टिक है, फौलादी है,
तो तुम कहोगे दीज आर द चैलेंजेस। इवन दो फेलियर ऑल्सो, एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दो अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, कई लोग घर लौट जाते, कल अरे आईएएस नहीं होता है, फलाने है, दूसरा छोटी मोटी नौकरी दे देंगे। लेकिन यहां पर फेलियर को भी वो एक्सेप्ट करता है, कहता है कि फेलियर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, नाउ आई एम गोइंग टू फेस द चैलेंज। अगर आप इसको चुनौती के रूप में लेते हो तो चुनौती में आता है, प्रॉब्लम में आता है डर, यहां पर आता है लड़ना, फाइट, संघर्ष, लड़ना, युद्ध, ये सारी चीजें यहां आ जाती। दो सिंपल सा, ये सबको दिमाग के अंदर तय होता है। मैं इस अपनी सिचुएशन को प्रॉब्लम मानता हूं तो मैं डर के बैठ जाऊंगा। मैं अपनी सिचुएशन को चैलेंज मानता हूं, मेरे अंदर लड़ने की प्रवृत्ति आ जाएगी, लड़ूंगा। एक बार फेल हुआ, लड़ूंगा, दूसरी बार फेल हुआ, लड़ूंगा, तीसरी बार फेल हुआ, लड़ूंगा। लड़ूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, जब तक खुद जो है चुनौती अपना हाथ जोड़ के नहीं कहती भाई तू सचमुच बहुत बड़ा फौलाद है। और ऐसा नहीं कि आप पहले व्यक्ति होंगे। अभी रियाज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने देखा आईएएस हैं अभी, और वो जो है लगातार 4 बार 5 बार फेल हुए और यूपीएससी क्रैक किया, 12th क्लास फेल हुए। तो फेलियर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि तुम्हारे व्यक्तित्व को तय कर रही है। तुम्हारे व्यक्तित्व को सिर्फ एक चीज तय करता है, तुम्हारा माइंडसेट। और टॉपर्स में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने देखी, जितने भी लोगों से मिला हूं, माइंडसेट होता है। जिंदगी के जितने सफल लोगों से मिला हूं, वो कभी अपने हालात का रोना रोते ही नहीं है। वो जो एक ड्रीम कंसीव कर लेते हैं कि ये मेरा सपना है, उसके लिए वो अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार, अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सर्वस्व लगा देते हैं, राइट। और आप दुनिया में जितने भी मोटिवेशन, जितने भी लोगों को देख के आपको प्रेरणा मिलती है, उन सब के अंदर माइंड सेम होता है, माइंडसेट अलग होता है। माइंड सेम होता है, माइंडसेट अलग होता है। तो जो अगर आपको टॉपर बनना है तो आज से अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना शुरू करो। तो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं, अपने माइंडसेट पे काम करना शुरू करो। मैं आंसर नहीं लिख पाता, मुझे अच्छा आंसर लिखना है। सर मुझे आंसर लिखना नहीं आता, मैं अच्छा आंसर लिखना सीखना चाहता हूं। सर दोनों एक ही बातों के दो अर्थ है। मैं सर अच्छा आंसर नहीं लिख पाता, इसका मतलब है कि सर मैं लिखना नहीं चाहता। लिखना नहीं चाहता, इसके अंदर एक संदर्भ होता है, दिमाग के अंदर आवाज आ रही होती है, सबकॉन्शियस माइंड रिसीव कर रहा होता है, माइंडसेट की बात है। सर मैं आंसर लिखना नहीं चाहता, सर मुझे अच्छा आंसर लिखना सीखना है, नहीं आता, कोई बात नहीं है सर, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं सर, आई वांट टू लर्न, मैं भी टॉपर की तरह आंसर लिखना चाहता हूं। अब इन दोनों के बीच का अंतर यहां पर तय हो जाता है। तो ये अंतर कौन तय करता है? माइंडसेट तय करता है। बिना इसके तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक, विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, डीडी बासु, टीचर्स, कोचिंग, ठीक है, सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि अंत में यह लड़ाई तुम्हारी व्यक्तिगत है, यह पर्सनल है, ये यहां चलती है, यहां तो कोई नहीं घुस सकता ना। उस समय तुम अकेले होते हो, तुम अपने कमरे में अकेले होते हो, और उस समय सिर्फ एक चीज तुम्हारे साथ होती है, वो माइंडसेट। ओजांग सिर्फ इसकी प्रोग्रामिंग तुम्हें बता सकता है कि कैसे अपने आप को इंकरेज करना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे इस भयानक रेखा के उस पार देखना है, उस पार जहां तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारा लबासना का गेट है जिसको तुम्हें खोलना है, उसके बारे में मैं बात कर सकता हूं। लेकिन याद रखना, जब भी तैयारी में उतरो तो अपने माइंडसेट के साथ उतरना। सिर्फ तैयारी करनी है, हम ये देखते हैं, हमें सब्ज बाग दिखाए जाते हैं इंडस्ट्री में, आईएएस बन जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे माइंडसेट पे काम नहीं किया जाता। तुम्हें कहा जाता है सिलेबस पूरा करा देंगे, तुम्हारा माइंड हम ठीक कर देंगे, लेकिन उस सिलेबस को, उस किताब को, उस चुनौती को ग्रहण करने जैसे टफ सब्जेक्ट आता है, ज्यादातर कोचिंग तुमने देखा होगा हिस्ट्री से पढ़ाती है, पॉलिटी से पढ़ाती है, इजी इजी कहानियां होती है, स्टूडेंट भी सोचता है अरे यार इतना इजी आईएएस, वाह वाह, अरे गांधी ऐसे गए, अरे नेहरू ऐसे कर रहे हैं। यहां हम उल्टा कर लेते हैं, ज्योग्राफी में घुसा दिया सबसे पहले उठा के एनसीईआरटी बच्चों को, टफ साइंस ट्विस्ट कर रहा है, इकोनॉमी के साथ उसको मर्ज करा दिया, क्योंकि वो जो टफ है एक बार उस पर तुम्हारा काबू हो गया, आसान वाला तो मैं जब चाहे तब पकड़ लूंगा। तो माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको भागना होता है वो भाग लेता है, जो बच जाता है उसको फिर पता है कि ओजांग उसको क्या क्या देता है, राइट। यहां पर ध्यान रखिएगा। सो चैलेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइफ को किस रूप में देखते हैं? कई मेरे स्टूडेंट हैं, शुरुआत में एक अटेम्प्ट फेल हो गए, अगले बार उदास हो गए, डिप्रेस हो गए, चले गए, अरे ओजांग बेकार है, ये फलाना ठिकाना। अरे एक फेलियर में, जिंदगी के एक फेलियर में तुमने अपनी दशा दिशा बदल दी, तुमने अपने विश्वास को शैटर कर दिया। अगर वो सुन रहे होंगे तो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोक कर भाग गए। ये सबसे बड़ी बात होती है माइंडसेट की। जो विजेता होता है वो गलती को स्वीकार करता है, गलती मेरी थी, मुझसे गलती हुई, मुझे और एफर्ट करना है। और किस लिए? क्योंकि ये माइंडसेट, ये जो तुम सर्विस करने जा रहे हो यूपीएससी, वो माइंडसेट का गेम है भाई मेरे।
तुम्हें क्या लगता है, तुम कल को डीएम बन के जाओगे और जाके कहोगे देखिए बाल विवाह नहीं करना चाहिए, लोग कहेंगे हाँ आप ही का तो वेट कर रहे थे, आप आए सर, आपने कहा बाल विवाह नहीं करना चाहिए, हम आज बंद कर दे रहे हैं। आप कहेंगे ऑनर के लिए बंद कर देना चाहिए, समाज की कुप्रथा है, बोले हाँ आप ही का तो वेट कर रहे थे, हम सर आज से ही बंद कर दे रहे हैं, और समाज आपके कहने से तुरंत बदल जाएगा। आप बहुत बड़े जादुई व्यक्तित्व हैं। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, फेलियर का सामना करना। जब काम पे निकलोगे तब पता चलेगा तुम्हारी जाति पर उंगली उठाई जाएगी, धर्म पर उंगली उठाई जाएगी, तुम्हारी भाषा पे उंगली उठाई जाएगी, तुम्हारे अच्छे कामों को भी गलत नजरिए से प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर का ठोस व्यक्तित्व मजबूर करेगा उन लोगों को बदलने के लिए। दो धड़े खड़े होंगे, एक तुम्हारा व्यक्तित्व खड़ा होगा और एक समाज में जो कुरीतियों को कर रहे हैं, जो ऑनर किलिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो जाति प्रथाओं को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो है वो बच्चियों के विवाह को कम उम्र में जस्टिफाई कर रहे हैं, जो देह व्यापार को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुम्हें लड़ना होगा। जिसका व्यक्तित्व भारी होगा वो जीत जाएगा। अगर ये भारी पड़े तो वो कुरीतियां चालू रहेंगी और चालू रहती हैं समाज में, और अगर ये भारी पड़ा, जो तुम्हारा व्यक्तित्व भारी पड़ा, तो इन्हें बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये लड़ाई अनवरत है, समाज के प्रथम दिन से लेकर आज तक ये चली आ रही है, और आगे भी समाज के रहते ये लड़ती चले जाएंगे। ये बदलाव हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। तो आपको माइंडसेट के साथ डे 1 से, बहुत से बच्चों ने कहा आईएएस की प्रिपरेशन कहां से शुरू करें, जिंदगी की प्रिपरेशन कहां से शुरू करें। आईएएस तो बहुत छोटी चीज बता रहा हूं, जिंदगी की प्रिपरेशन माइंडसेट के साथ होती है। जिस दिन माइंडसेट तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हारा फेलियर भी तुम्हें आनंद देगा कि हां मैंने लड़ा, मैंने सीखा, अब अगले स्टेप में चलता हूं। अगर मेरी बात बहुत क्लियर है तो मेरा समर्थन करिएगा, हां ये बात सत्य है सर, और ऐसे ही होता है। और ऐसा नहीं होता तो इस समाज में चुटकी बदलते सारी चीजें बदल जाती। अगर ऐसे बदल जाती तो कोविड ने हजारों लाखों जिंदगियां ले ली, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो आज कोविड सरकार को बार बार बोलना पड़ा घर में रहो, घर में रहो, ना घूमो, मास्क लगा लो। हमने मौतें देखी, हाय हाय किया, देखो लोग का ऑक्सीजन नहीं है, सरकार जो है ऐसी है वैसी है, और आज हमसे घर में नहीं रहा जा रहा, हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम जो बिना मास्क के निकल रहे हैं, हम कहीं भी, और हम कह रहे हैं हमें कोरोना से डर नहीं लगता, और जब कल मौत सामने आके खड़ी हो जाएगी फिर कहोगे अरे सरकार हमें बचा नहीं रही है। तो ये माइंडसेट ही तो है कि हम भारत के लोग हमेशा सरकार से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। आजादी के 75 साल बाद हम अपने देश को क्या दे पा रहे हैं, अपने देश के लिए क्या कर पा रहे हैं, इसके बारे में हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, ये माइंडसेट का गेम है, बहुत बड़ा एक गेम है। सो यहां जो अगर आप भी जब भी तैयारी करना, तो हमेशा ध्यान रखना कि मैं जब बड़ी चीज की तैयारी कर रहा हूं, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, लड़ाई बहुत बड़ी होगी, लेकिन लड़ाई का उद्देश्य है, लड़ाई का उद्देश्य हजारों लाखों जिंदगियों में परिवर्तन करना। मैं जॉब में था, आराम से जिंदगी, 5 दिन जो है वो जॉब पे जाना, 2 दिन अपना मॉल्स घूमना, क्या मस्त लाइफ थी, सब कुछ था। और आज 7 दिन काम कर रहे हैं। कल मैं रात में 9 बजे लौट कर आया, दिन भर जो है वो एनजीओ के काम में लगा रहा, इतने लोगों से मिला, बच्चों से मिला। लेकिन अगर आज मैं ये रास्ता नहीं पकड़ पाता तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा सम्मान नहीं होता, न्यूज चैनल मुझे कवर नहीं करते, और उन बच्चों के बीच में जाकर उनके परिवर्तन के लिए मैं अलग नहीं जमाता। 50 बच्चे और बच्चियां थे झुग्गी झोपड़ियों की, अगर उनको मैं डिजिटल शिक्षा दे पाता हूं, कम से कम अपने जीवन के इस हिस्से में, इस दिन मैं 50 लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन कर रहा हूं। भारत की 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या, अगर इसी तरह के ढेर सारे लोग पैदा हो जाएं, ढेर सारे लोग काम करने लगे, तो देखिए कितनी जल्दी समाज में परिवर्तन होने जाएगा। मैं इतिहास नहीं बदल रहा, मैं कोई क्रांति नहीं ला रहा, लेकिन अपने हिस्से में जो भी संभव है वो तो करने की कोशिश कर रहा हूं। और हम भारतीय अगर इसी माइंडसेट के साथ चले जाएं कि हमें सिर्फ समाज से लेना नहीं है, हमें समाज को देना भी है, तो हम इस देश को वापस उसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां यह देश वास्तव में था। सो माइंडसेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। क्लियर है, एग्री करते हैं आप इस बात से? अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे वो जब बुक्स पढ़ते हैं, पीडीएफ नहीं पढ़ते, बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स में उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। ये किताबें बड़ी अजीब है, ये वफा और सफा दोनों के साथ चलती हैं। ठीक है, मामला सफा हो सकता है, तुम्हारा मामला जो साफ हो सकता है, और तुम्हारे साथ ये बहुत वफा कर सकती हैं। सवाल है इन किताबों से तुम्हारी मोहब्बत कैसी है, तुम्हारा लव कैसा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किताबें ऐसी होती हैं कि जिसके साथ जितनी मोहब्बत करोगे, ये तुम्हारा वो महबूब है जो तुम्हें जिसे कहते हैं ना जन्नत में भी ले जा सकता है। तो वही वाली बात है कि इन किताबों को पढ़ने का तुम्हारा तरीका क्या है। तो इन तरीके में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, पहला होता है पर्पस।
जब आपके हाथ में कोई किताब आए तो उसको फील करो, उसका उद्देश्य जानो, मुझे इस किताब से निकालना क्या है। आप किताब पढ़ते हो, अरे जल्दी जल्दी खत्म करना, किताब हाथ में आते ही सबसे पहले 50 पेज 50 पेज 50 पेज हमें खत्म करना है, नोट्स बना लेते हैं। लेकिन इस किताब को, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्पस क्या है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य अगर समझ गए तो बहुत ही मजा आएगा, राइट, बहुत मजा आएगा। तो पर्पस, और पर्पस के साथ हमारा होता है BTL, बिटवीन द लाइन। यानी जब उद्देश्य जब समझ जाओगे तो जो उसके बात लिखी गई है किताब में, इसको हम लोग बोलते हैं बिटवीन द लाइन। यानी उसके मकसद, उसके बाद जो कही गई परोक्ष बात है, इनडायरेक्ट है, वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो आप BTL के साथ चले जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं पर हम लोग समझते हैं बिटवीन द लाइन क्या चीज होती है। बिटवीन द लाइन क्या चीज होती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। डन है। दूसरा, किताब वो इस तरह से पढ़ते हैं, और किताबें उनकी दोस्त होती हैं, उनकी महबूब होती हैं, उनका प्यार होती हैं। बात ध्यान रखिएगा, वो किताबों को इसलिए नहीं करे यार बोझ है, इसका कोई शॉर्टकट। बहुत से बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर कोई इसका शॉर्टकट बता दीजिए, कोई सर इसका क्रक्स बता दीजिए, NCERT क्यों पढ़े सर, इसका कोई बता दीजिए, सिंपल से आ जाए। तो जितना छोटा रास्ता लोगे ना, उतना ही तुम्हारे साथ दिक्कत आएगी। आज भी बहुत विद्वानों ने कहा कि आज भी जो है वो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भीड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको लंबे रास्तों पर चलना ही पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ये स्मार्ट मेथड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। स्मार्ट मेथड्स, ये बड़ी खास बात मैंने देखी है। कौन कौन से स्मार्ट मेथड्स? नोट्स, इनके नोट्स आपसे बिल्कुल अलग होंगे। बुक रीडिंग, यानी किताब पढ़ने का तरीका। मेमोरी, उसको मेमोरी ट्रिक्स के साथ ये करते हैं। और रिवीजन। थर्ड स्टेप इनका ये होता है, इनको ये सारी, इसको ये मानते हैं कि बिना स्किल के इतना बोझ नहीं ढोया जा सकता, इस 13 लाख लोगों को पछाड़ा नहीं जा सकता अपनी एक सीट के लिए। इसीलिए लगातार प्रयास रहते हैं कि नोट्स बनाने का मेरे पास कोई नया तरीका होना चाहिए। जैसे मैं LWMI पढ़ाता हूं क्लास में, ठीक है, मुझे नई नई चीजें ढूंढनी, साइनॉप्सिस बनाना है, मुझे बुक रीडिंग यानी WPM, मेरा वर्ड पर मिनट ज्यादा होना चाहिए ताकि मैं ज्यादा पढ़ सकूं। मेरे पास मेमोरी ट्रिक्स होनी चाहिए, उसको वो अपने नजर में जो है उसको याद करने के तरीके ढूंढते हैं, और रिवीजन के वो जो है वो स्लॉट रखते हैं और रिवीजन के तरीके ढूंढते हैं। ये तीसरा एक बहुत ही कॉमन गुण होता है। और चौथा कंपलसरी गुण जिसे हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग फोर्थ को बोलते हैं आंसर राइटिंग। मैं इस मिथ को लगातार कई समय से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट कहता है सर अभी तो हम बिगिनर हैं, अभी हम आंसर राइटिंग क्यों करें? सर अभी तो मैं पूरा कोर्स पूरा करूंगा फिर आंसर राइटिंग करूंगा, सर मैं अभी ये करूंगा तब आंसर राइटिंग करूंगा। बस यही उनसे सबसे बड़ी गलती होती है। सारे टॉपर्स को मैंने देखा है कि वो लिखते लिखते और लिखते हैं, राइट। इनके पास लेखन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत जबरदस्त। यानी आंसर राइटिंग तो सभी लोग करते हैं, ये स्किलफुली करते हैं, क्षमतावान होकर करते हैं, यानी इसके कोर उन्हें पता होते हैं। आंसर राइटिंग इनकी सफलता का एक बहुत ही बड़ा मकसद होता है, एक बहुत ही बड़ा डायमेंशन होता है। तो ये 4 स्टेप मैंने क्या बताया, फिर से बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान समझना। अभी फिर जो है अगले पर आता हूं। पहला होता है माइंडसेट, समझ गए? बिना माइंडसेट के तुम्हें यह सोचना है हाय दैया बहुत कठिन है, तो माइंडसेट तुम्हारा यह हो सकता है, नहीं नहीं सर कठिन है तो क्या हुआ, परीक्षा भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी परीक्षा को देने जा रहा हूं तो लड़ना तो पड़ेगा सर। मैं चपरासी का एग्जाम देता तो इतनी लड़ाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन मैं IAS बनना चाहता हूं। मैं IAS क्यों बनना चाहता हूं? क्योंकि मुझे परिवर्तन करना है, मुझे चेंजेस करना है। मैं अपने राष्ट्र से जिंदगी भर नहीं मांग सकता, मुझे अपने राष्ट्र को कुछ वापस भी करना है, मेरे नेशन को वापस करना है। मैं 1947 के भारत का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं 2021 का स्टूडेंट हूं, यानी भारत के 75 आजादी के 75 साल बाद अब मेरा राष्ट्र मुझसे कुछ मांग रहा है, मुझे उसको देना पड़ेगा। और जिन्हें देना था उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी तुम्हें आजादी देने के लिए। लेकिन आजादी मिलने के बाद मैं अपने राष्ट्र को क्या वापस कर रहा हूं? क्या देश में भुखमरी, गरीबी, लोगों का सड़कों पर सोना, ठीक है, ये चीज हम उन्हें दे रहे हैं, या वाकई में हम अपने राष्ट्र को वापस विश्व में, अगर हम विश्व के कंपैरिजन में देखें तो वापस उसको वापस सोने की चिड़िया बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, यह हमें तय करना होगा। कोई सरकार, कोई छोटी सी एक बॉडी, कोई संसद इस राष्ट्र, इतने बड़े राष्ट्र, इतनी विविधता वाले राष्ट्र में परिवर्तन नहीं लेकर आ सकती। यह परिवर्तन हमारे तुम्हारे अंदर से आएगा, तभी यहां से परिवर्तन होगा। यही कारण है कि मैंने सिविल सेवा की टीचिंग को चुना। नहीं तो जॉब इतनी अच्छी होती है, आपको किसी का दिया हुआ काम करना है 5 डेज, आज मैं 7 दिन काम करता हूं, 7 डेज कंटिन्यूअस,
नो, किसी छुट्टी नहीं है। मैं किसी संडे को अपने घर फोन कर दूं, वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्या बात है, ये हालत हो गई है। और सालों से ऐसा करता चला आ रहा हूं, आराम की जिंदगी छोड़कर, इसलिए क्योंकि परिवर्तन की लॉ एक ऐसी चीज होती है जहां तुम्हें लगता है कि जीवन का मतलब श्रम है और आराम का मतलब मौत है, तो सिर्फ दो ही डायमेंशन आपके पास रह जाते हैं। अगर जीवन है तो श्रम करना पड़ेगा, मृत्यु ही आराम का दूसरा तरीका और कोई तरीका नहीं। यानी जब तक जीऊंगा तब तक कार्य करूंगा, तब तक परिवर्तन करूंगा, यह मेरा माइंडसेट है, यह आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो आज से अगर जब भी कोई चीज कहे कठिन है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। समझ लेना कि गलत डायरेक्शन में बात कर रहे हो, कह दो कि यह चीज अभी कठिन है लेकिन इसको मैं सरल करके रहूंगा, यही मेरा माइंडसेट है। सेकेंड वन, बुक्स के साथ दोस्ती करना शुरू करो। तुम ये बात आज की डेट में हर जगह पढ़ते होगे कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, या चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो बुक्स जरूर पढ़ते हैं। लेकिन बुक्स आपको पढ़ते समय अपने पर्पस, यानी इस सब्जेक्ट का मेरा पर्पस क्या है, और बीटीएल यानी बिटवीन द लाइन क्या है, इसके उद्देश्य छुपे हुए, क्या बात कहना चाहता है, ये दोनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तीसरा, स्मार्ट मेथड्स यानी स्किल को आप सीखना शुरू कर दो। बिना स्किल के आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे चलकर एक नैरो पाथ, ये जैसे से आप आगे बढ़ोगे, ये दरवाजा जो है वो बहुत सकरा होता जाएगा और इसमें से केवल स्मार्ट लोग ही निकल पाएंगे। ये अगला सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आ जाता है आंसर राइटिंग यानी उत्तर लेखन। उत्तर लेखन को अब जो तुमने पढ़ा उसको जो है क्या करना है, तुम्हें डिलीवरी करनी है। और उत्तर लेखन के बहुत से आयाम है जो मैं लगातार तुम्हें अपनी क्लास में बताता रहूंगा। उत्तर लेखन को लोगों को लगता है कि जो मैंने पढ़ लिया उसको लिख देना ही उत्तर लेखन है, नहीं। ये तुम्हारे ब्रेन को, अगर आप अपना ब्रेन इंहेंस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन, मैंने जो इससे पहले मेथड बताया, ये जो मेमोरी टेक्निक और रिवीजन टेक्निक है, दोनों आंसर राइटिंग के साथ जुड़ जाती है। बहुत बड़ा टाइम सेविंग, सबसे स्मार्टेड मेथड है। आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी अच्छी हो और आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन अच्छा हो, तो दोनों के लिए आंसर राइटिंग आती है। ठीक है, आंसर राइटिंग मैथोलॉजीज आती है। आप चाहते हैं आपके थॉट्स ज्यादा जनरेट हो, आप कॉम्प्लेक्स थॉट्स की तरफ जा सके, आप थॉट्स को जोड़ सके विचारों को, तो इसके लिए आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। सभी टॉपर्स के अंदर मैंने ये कॉमन देखा है, सभी टॉपर्स के अंदर ये कॉमन है, आंसर राइटिंग। तो इसको ये मत समझना, ज्यादातर लोग खासतौर पे कोचिंगों में क्या होता है, ज्यादातर हम ये देखते हैं, पहले सिलेबस पूरा कर लो, लास्ट में करना, जब तुम जान जाओगे तब आंसर राइटिंग है। मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि मोटर एक्टिविटी करना आसान नहीं होता। सबसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तुमने देखा होगा कोई बच्चा जब वो अपने घुटनों के बल चलता है, आपने नोटिस किया होगा, जब वो अपने घुटनों के बल चलता है तो आपने देखा होगा जब वो खड़े होकर चलने की कोशिश करता है, ठीक है, जब वो खड़े होकर चलने की कोशिश करता है तो वो लड़खड़ाता है। नोटिस किया, थोड़ा सा ऐसे 2 कदम रखेगा गिर जाएगा, फिर थोड़ा सा कदम गिर जाएगा। आखिर ऐसा क्या होता है? अगर आज मैं आपकी बात करूं, आज आप आराम से चल सकते हो, कूद सकते हो, लंगड़ी खेल सकते हो, जो मन में आया कर सकते हो। लेकिन जब पहली बार आपने इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ आप गए थे तो आप लड़खड़ाए थे। 2 कदम अपनी मम्मी से पूछना, अपने पापा से पूछना कि आप जो है वो लड़खड़ा के गिर गए होगे। धीरे 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 क्या हो रहा था, ब्रेन जो है वो इस नई पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आपको इस तरह से बैलेंस बनाने की आदत थी, ठीक है, आप हाथ और पांव पे चला करते थे। अब ब्रेन जो है वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है ये नई एक्टिविटी क्या है। बट आफ्टर प्रैक्टिस 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 आपके ब्रेन के अंदर पैटर्न्स बन जाते हैं। अब पैटर्न्स बन जाते हैं तो धीरे धीरे, अगर मैं तुमसे आज कहूं कि तुम बिस्तर से नींद में भी उठ के जो है वो रात में या कोई भी जो है सुबह नींदी हालत में उठ के भी आप मुझे कहो क्या तुम गिर जाओगे? नहीं, क्योंकि मैं आराम से चल सकता हूं, आंख बंद करके भी जो है इधर उधर अपना मूवमेंट कर सकता हूं। मुझे आज के समय में क्या तुम्हें सोचना पड़ेगा मैं लेफ्ट पैर बढ़ाऊं या राइट पैर बढ़ाऊं? मेरा मैथमेटिक्स क्या था इसमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी नाभि से जा रही कि नहीं जा रही है, क्या तुमने सोचा? आज के डेट में नहीं, ये ऑटोमेटिक है। आज क्या डैड, आज तुम्हारे लिए चलना ऑटोमेटिक है, ये स्वतः चल रहे हो। तो भाई मेरे, तुम्हारा आंसर राइटिंग भी एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया में कन्वर्ट हो सकता है। कब? जब आप इसके साथ प्रैक्टिस करते हो और मोटर एक्टिविटी को यानी अपने दिमाग को और अपने मस्कुलर सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हो, तो ही तुम्हें क्या होगा, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस आ जाएगा। यानी कुछ लंबे समय के अभ्यास के बाद, प्रैक्टिस के बाद आप लगातार जो है वो क्या कर सकते हो, अपनी जो इन्हेंसमेंट है, मोटर एक्टिविटी लगा सकते हो और आंसर राइटिंग तुम्हारी क्षमताओं के अंदर शामिल हो जाता है। यह है इसकी सबसे खूबसूरत बात, और ऐसा आपने करके देखा है। आप दोबारा इसे क्या कर सकते हो, दोबारा इसे कर सकते हो। ये 4 स्टेप किसी भी हालत में मत भूलना। ये 4 स्टेप अगर तुम्हारे पास है तो ये दुनिया तुम्हारी स्वागत कर रही है। चलिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए एक एक सब्जेक्ट के लिए। लबासना,
ठीक है, लबासना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैं जब अपने यहां पढ़ाता हूं तो आप सबको पता है मैं पीडीएफ कल्चर का बहुत बड़ा विरोधी हूं, मैं विरोध करता हूं। मैं अपने हाथ से, एक ऐसा टीचर अपने हाथ से नोट्स बनाता है, एलडब्ल्यूएमआई के नोट्स बनाता है, समय लेता है, 1 घंटा तुम्हें पढ़ाने के लिए 2 घंटा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एलडब्ल्यूएमआई को स्टैब्लिश कर रहा हूं। सभी जानते हैं कि मैं बीटीएल पढ़ाता हूं, यानी बिटवीन द लाइन, उसका मकसद पढ़ाता हूं। साथ ही साथ चाहे मैं एनएलपी ट्रेनर होने की वजह से मैं उनको मेमोरी, मेरे यहां नोट आर्ट, थॉट मैपिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अब हम अगले स्टेप पर आ रहे हैं और वो है आंसर राइटिंग मैथोलॉजीज पे, यानी उस मोटर एक्टिविटी को ये 1-2 दिन या 3 दिन 4 दिन में ये नहीं सिखाया जा सकता। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, अच्छा खासा समय लगता है। तो इसको बहुत संजीदगी से, बहुत ही गहराई से लीजिएगा दोस्तों। ये आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, मोटर एक्टिविटी यानी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आगे लेकर जाना।